स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक देखेंगे, केपलर लॉ। ठीक है, केपलर्स लॉ जो है ये किस पे बेस्ड है? ये मोशन ऑफ प्लैनेट्स पे बेस्ड है। जो प्लैनेट का मोशन होता है वो किस तरीके का होता है उसके बारे में किसने बताया था? केपलर ने बताया था। ठीक है, तो केपलर का लॉ किस पे बेस्ड है? मोशन ऑफ प्लैनेट पे बेस्ड है। और ये जो है टोटल जो केपलर ने लॉज दिए थे वो कितने थे? 3 थे। 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम उसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। और सेकेंड लॉ को क्या बोला गया था? जो सेकेंड लॉ था उसे बोला गया था, अभी बता रहे, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, और एक थर्ड लॉ भी दिया था इन्होंने। 3 लॉ थे टोटल। थर्ड लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड का मीन्स है टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड। तो टोटल 3 लॉज केपलर ने दिए थे। अब हम एक एक करके उनका डिस्कशन करेंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि केपलर्स के लॉ जो है वो किस पे बेस्ड हैं, किस टॉपिक पे बेस्ड हैं? तो आप क्या बताएंगे? मोशन ऑफ प्लैनेट, कि प्लैनेट का मोशन किस तरीके से होता है उनके रिगार्डिंग जो है केपलर ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। सेकेंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, और थर्ड वाले को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पीरियड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ, तो फर्स्ट लॉ लिखिए, केपलर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसी के साथ? चलिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ, और इसी के साथ ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, अब हम देखते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें देखिए क्या बताया गया है। केपलर ने कहा था कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। ठीक है, ये प्लैनेट है और यहाँ पे ये इलिप्स है। ठीक है, एग्जैक्ट बना नहीं है, आप इलिप्टिकल पाथ है इसका, इलिप्स बनाइएगा सही से। देखिए, ठीक है, इनके 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। एक फोकस पे सन होता है। ठीक है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे क्या है? प्लैनेट है। और प्लैनेट क्या करता है? सन के अराउंड मूव करता है इलिप्टिकल पाथ में। ये पहला लॉ कह रहा था, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किस तरीके से हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखिए, एवरी प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical orbit। कैसा ऑर्बिट होना चाहिए? इलिप्टिकल होना चाहिए। in an elliptical orbit। इसके आगे हम क्या बताएंगे? and sun is situated at one of the focus। ठीक है, ये पहला लॉ कह रहा था कि जो सन है वो एक फोकस पे होगा और उसके चारों तरफ प्लैनेट जो है इलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे। ये केपलर्स का फर्स्ट लॉ कह रहा था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे केपलर का सेकेंड लॉ क्या है। केपलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग लॉ ऑफ एरिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ एरिया। इसमें ये होता है कि जब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया कि सन जो है इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है,
प्लैनेट जो है इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, और सन क्या होता है, उसके एक फोकस पे होता है। मान लेते हैं यहाँ पे है सन, ठीक है, प्लैनेट मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करता है चलना, ध्यान से देखते रहिएगा। कुछ टाइम के बाद प्लैनेट की पोजीशन ये हो जाती है P2, ठीक है। यही प्लैनेट चलता चलता यहाँ पे जब पहुंचा तो इसकी पोजीशन है P3, और यहाँ पर पहुंचा तो इसकी पोजीशन है P4। तो ये सन से, जो भी ये सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस है, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद क्या होगा, इसको जब हम ऐसे डैश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एरिया हो जाएगा। दिख रहा है कि P1 से लेके P2 तक के कितना एरिया कवर किया प्लैनेट ने किसी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो सेम चीज यहाँ है, P3 से P4 तक आने पे उसने कितना एरिया कवर किया, वो ये है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ केप्लर्स सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 2 मिनट में, ठीक है, प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा था। सेम यहाँ पे इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में भी इसको टाइम कितना लगा, 2 मिनट। देखिए टाइम क्या है, सेम है, तो इन्होंने ऐसा कहा था कि अगर टाइम सेम है तो इनका एरिया भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं, स्वीप मतलब कवर करते हैं, ठीक है। जितना एरिया 2 मिनट में यहाँ कवर करेंगे उतना ही एरिया 2 मिनट में यहाँ पे कवर करेंगे। ये था केप्लर्स का सेकेंड लॉ, ठीक है। लिखिए डेफिनेशन। ईच प्लैनेट moves in such a way that an imaginary line drawn from sun to planet, वो एक्चुअल में लाइन नहीं होती, वो इमेजिन की गई होती है, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। वो तो आप लैंग्वेज लिख लेंगे, इसमें मेन चीज क्या है, इसे इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। 2 तो कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं कि थर्ड लॉ में क्या बताया था इन्होंने, ठीक है। और थर्ड लॉ का नाम अभी हमने आपको क्या बताया था कि थर्ड लॉ को किसी और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम क्या है, लॉ ऑफ पीरियड। केप्लर्स थर्ड लॉ, और क्या लिखेंगे हेडिंग, लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया था इन्होंने, इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो डिस्टेंस होगी किसके किसके बीच की, सन की और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस जो भी होगी उसका क्यूब। मान लेते हैं कि अभी जो फिगर पहले बनाया था कि सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो इन्होंने कहा था कि उस डिस्टेंस का जो क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के स्क्वायर के। ये रिलेशन में थर्ड में दिया था कि जितनी भी प्लैनेट और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस होगी उसका क्यूब जो होगा वो टाइम के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इन्होंने थर्ड लॉ में बोला था, ठीक है। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। द क्यूब ऑफ द planet's average distance from the sun is directly proportional to the square of टाइम पीरियड। वहाँ पे भी मैंने आपको इक्वल बता दिया था, वहाँ पे इक्वल की जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस r स्क्वायर ले लेते हैं,
वो डिस्टेंस का क्या है, क्यूब, यानी आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर, यानी ये आ गया। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आर क्यूब इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में चेंज करते हैं हमेशा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, और यहाँ पे वो कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, के। तो जब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कहने का सेंस है कि डिस्टेंस का क्यूब करें और टाइम का स्क्वायर करें तो हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी, जो कि केपलर का थर्ड लॉ बोलता है। ठीक है, तो ये टोटल 3 लॉज हो गए। फर्स्ट लॉ को क्या कहते थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी बोलते हैं। सेकेंड वाले को क्या बोलते थे, लॉ ऑफ एरिया। और थर्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोशन ऑफ प्लैनेट पे बेस्ड है, तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्मॉल जी के बारे में। स्मॉल जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बता चुके हैं आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं बताई थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्मॉल जी की डेफिनेशन, ठीक है, इसी के साथ यूनिट और वैल्यू, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्मॉल जी और जो कैपिटल जी है, स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी को बताया था लास्ट क्लास में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम इन दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होता है, अगर होता है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।